अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारे पास टॉपिक है यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे खसूसियात स्टडी करेंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इफ़ेक्ट होते हैं या यूनिक होते हैं या दूसरे लिक्विड से मुनफरिद होते हैं। तो नंबर 1 उसमें है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का अलग लेक्चर प्लेलिस्ट में मौजूद है। सरफेस टेंशन क्या चीज़ है कि लिक्विड के जो टॉप का जो लेयर है वो लोअर लेयर अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है और उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होने की कोशिश करता है, या इस तरह भी कह सकते हैं कि यूनिट लेंथ पर ऊपर से जो फोर्स लगता है वो सरफेस टेंशन कहलाता है, या एनर्जी की वो मकदार के टॉप के लेयर को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर जाए उसके लिए कितनी एनर्जी दरकार होगी, तो इनको सरफेस टेंशन कहा जाता है। अब जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो वाटर में ऑलरेडी हमें पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्ड है और वो एक स्ट्रांगर फोर्स है एज़ कम्पेयर टू द डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इसलिए पानी का जो है सरफेस टेंशन दूसरे लिक्विड के निस्बत जो है ज़्यादा है। तो डेली लाइफ में आप देखते हैं कि मॉस्किटो, स्ट्राइडर ये पानी के ऊपर बैठते हैं लेकिन डूबते नहीं। पेपर क्लिप हम टिश्यू पेपर के ऊपर अगर रख दे फिर पानी के ऊपर रख दे तो क्लिप बोर्ड जो है ऊपर रह जाता है पानी के सरफेस पर। तो ये किस वजह से कि पानी का सरफेस टेंशन जो है ज़्यादा है। या ड्यूज़ को आप देख ले कि लिप के ऊपर जो ड्रॉप्स बने होते हैं या वाटर जो है स्पेरिकल फॉर्म में गिरता है वाटर ड्रॉपलेट, तो ये सरफेस टेंशन की वजह से। और ये हाई क्यों है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेकंड हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि किसी सब्सटेंस की 1 ग्राम या 1 मोल को जो है कितना 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट दरकार होगा, कितनी एनर्जी दरकार होगी, तो इनको जो है स्पेसिफिक हीट कहा जाता है कि किसी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेस करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस के बजाय अगर आप 1 फ़ारेनहाइट या 1 केल्विन कह दे तो भी ठीक होगा, क्योंकि सबके बीच में डिफरेंस सेम है जितने भी स्केल हैं। तो उनके लिए जितनी एनर्जी दरकार होगी, सपोज़ आपके पास वाटर का टेम्परेचर 20 हम 21 करना चाहते हैं या 30 है 31 करना चाहते हैं, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी वो हीट कैपेसिटी कहलाती है। इनके लिए ये यूनिट जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ये इनका यूनिट होगा और इसी के बेस पर इनका फार्मूला भी होगा कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। जूल ये हीट का यूनिट है क्यों, और डिवाइड बाय ये ग्राम मास का, और जो हमारे पास डिग्री सेल्सियस है ये टेम्परेचर। तो पर डिग्री जो स्पेसिफिक हीट का ये फार्मूला होगा। अगर वो हीट हमें कैलकुलेट करनी है जो रिक्वायर होगी, तो फिर हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक हीट के साथ मास और टेम्परेचर जो है ये मल्टीप्लाई कर देंगे। पानी का जो स्पेसिफिक हीट है वो है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यानी हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर रेस करना हो और पानी जो है 1 ग्राम हो तो उनके लिए 4.2 जूल एनर्जी रिक्वायर होगी। आयरन का अगर 1 ग्राम हो और उनका टेम्परेचर जो है हमें इंक्रीज़ करना हो 1 डिग्री सेल्सियस, तो इनके लिए 0.444 जूल ये एनर्जी रिक्वायर होगी। अगर इनको हम आयरन के स्पेसिफिक हीट से डिवाइड कर दें वाटर के, तो इनका 9.5 जो है यानी वाटर जो है ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है 9.5 टाइम ये ग्रेटर है आयरन के निस्बत। तो इनका रीज़न क्या है, एक रीज़न तो ये है कि वाटर में जो है स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। तो हमारे जहन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आयरन में तो मेटालिक बॉन्ड मौजूद है, तो फिर क्या आंसर देंगे। आंसर ये देंगे कि हमारे पास इसमें लार्ज नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो है मौजूद होते हैं, क्योंकि जब हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं। और काइनेटिक एनर्जी 3 टाइप की होती हैं, या तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं या रोटेट करते हैं। तो इनके पास जो है वाटर के पास ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि हीट को काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में स्टोर किया जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी 3 अक़साम होते हैं,
तो वो 3 अक़साम जो है ये मालिकूल इनके पास ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। और अगर हम आयरन की कैलकुलेट कर दें, आयरन का 1 मोल जो है उसमें इतने पार्टिकल होंगे, तो मालिकूल इन 1 ग्राम अगर दोनों की 1-1 ग्राम को हम कैलकुलेट करें तो इनके मोलर मास से इसको डिवाइड करेंगे वोगाड्रो नंबर से, तो हमारे पास वाटर के लिए 3.346 × 10⁻22 मालिकूल इसमें मौजूद होंगे। लेकिन आयरन में इतने एटम होंगे। इनके अलावा ये भी ऐड कर सकते हैं कि आयरन के जो एटम हैं वो तो सॉलिड स्टेट में है आयरन, तो उनके सिर्फ जो एटम है, पार्टिकल है, वो सिर्फ वाइब्रेट करेंगे। लेकिन जो वाटर है उसमें वाइब्रेशन उनके मालिकूल में होगा, क्योंकि वो फ्री है तो रोटेशन भी साथ में होगा और ट्रांसलेशन भी होगा। तो इनके पास 3 तरीके हैं कि अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए या हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इसलिए आपको 10th की केमिस्ट्री में ये बताते थे कि वाटर जो है ज़मीन पर थर्मोस्टेट का काम करता है, ओशन। तो पानी जो समंदर में मौजूद है वो दिन के वक़्त हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ज़मीन को गर्म होने से बचाते हैं, और रात के वक़्त स्लोली वो हीट वापस रिलीज़ करते हैं, ज़मीन को ज़्यादा ठंडा होने से बचाते हैं। तो ये 3 रीज़न जो है बता सकते हैं। नोट्स गाइड में सिर्फ जो है ये दिया होता है कि हमारे पास वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, तो स्टूडेंट के ज़हन में मुख्तलिफ़ कन्फ्यूजन क्वेश्चन एराइज़ होते हैं, तो उनका जो है ये आंसर आप दे सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा इसमें 3 टाइप ऑफ जो है वाइब्रेशन, ट्रांसलेशन और रोटेशन, ये तीनों काइंड्स होते हैं, और इसमें यूनिट मास में वाटर के ज़्यादा मालिकूल, ज़्यादा पार्टिकल होंगे। फिर अगर जहन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 2 ग्राम जो है इसमें ये 1 मोल के बराबर है, और 1 मोल में 6.023 × 10⁻23, इसमें तो 2 ग्राम यूनिट मास में और भी ज़्यादा मालिकूल मौजूद होंगे। लेकिन ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है नॉर्मली, तो वाटर जो है उनको इसलिए प्रेफरेंस देते हैं कि वो लिक्विड स्टेट में है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अगर हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन बॉन्ड होता और ये लिक्विड होता तो लाजिमन फिर इनको प्रेफरेंस देते। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है लो वेपर प्रेशर। देखिए हमारे पास हम जो हीट लिक्विड को प्रोवाइड करते हैं वो हीट जो है कहाँ पर कंज्यूम होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ख़त्म करने में, और जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे तो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास क्लोज कंटेनर में लिक्विड मौजूद हैं और लिक्विड के सरफेस के ऊपर ये लिक्विड है आपके पास, और ये लिक्विड जो है आपके पास ये जब गैसियस स्टेट में जाता है तो इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहा जाता है, और जब ये गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट में आता है तो इनको कंडेंसेशन कहा जाता है। अब जब ये इवापोरेशन और कंडेंसेशन इक्वल हो जाते हैं तो इस वक्त ये वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सरफेस ऑफ लिक्विड पर, इनको वेपर प्रेशर कहा जाते हैं। हम इससे पहले इनको डिफ़ाइन नहीं करते जब ये इक्विलिब्रियम में नहीं होते या इवापोरेशन कंडेंसेशन की रेट जो है ये बराबर नहीं होती। क्योंकि इसके लिए फिर मुख्तलिफ उसमें वैल्यू आएगी, तो मखसूस टेम्परेचर पर मखसूस वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी। हमें कैसे पता चलेगा कि अंदर जो है इवापोरेशन कंडेंसेशन इक्वल है, तो इनके साथ जो है मैनोमीटर जो है लगाया होगा, जब उसमें कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उसमें चेंज नहीं आएगा, तो उससे ये पता चलेगा कि अब इवापोरेशन और कंडेंसेशन का रेट जो है बराबर है। तो ये आपके पास वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा इवापोरेशन, और इवापोरेशन डिपेंड करेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनका इवापोरेशन स्लो होगा तो इनके जो है वेपर कम बनेंगे और उनका वेपर प्रेशर भी उनके सरफेस पर कम होगा। गिवन टेम्परेचर पर अगर हम दूसरे लिक्विड के साथ कंपेयर करें तो वाटर का वेपर प्रेशर जो है लो होगा। रीज़न क्या होगी कि इनमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है,
हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो जब ये हमारे पास किसी लिक्विड का ज़्यादा होगा तो इनकी इवापोरेशन जो है ये स्लो होगी, और जब इवापोरेशन स्लो होगी तो वेपर जो है ये कम बनेंगे, और जब वेपर कम होंगे तो उनका वेपर प्रेशर जो है वो भी कम होगा। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। इनके अलावा हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है कि लिक्विड को वेपराइज करने के लिए अगर वो 1 मोल हो या 1 ग्राम हो तो उनके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पर। बॉइलिंग पॉइंट को इसमें क्यों ऐड किया? नंबर 1 वेपर प्रेशर क्या चीज़ है कि हमारे पास किसी लिक्विड को वेपराइज करने के लिए अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पर 1 ग्राम या 1 मोल को हम वेपराइज करेंगे, उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, तो उनको हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट को इसलिए ऐड किया है कि इस वक्त लिक्विड खुद हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, सिर्फ कन्वर्जन में यूज़ होगा। जिस तरह फिज़िक्स में पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इस नाम से पढ़ते हैं। तो इसमें यानी सपोज़ हमारे पास आइस क्यूब्स है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने थर्मामीटर लगा दिया, तो थर्मामीटर पर 0 डिग्री सेल्सियस से मरकरी ऊपर नहीं जाएगी जब तक तमाम आइस जो है ये मेल्ट नहीं हो जाए। तो हम जो इनको हीट प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ जो है कहाँ पर कंज्यूम होगा, वो यहाँ जो है सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन में कंज्यूम होगा। तो जब हीट ऑफ फ्यूजन को डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 1 ग्राम और 1 मोल ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हम मेल्टिंग पॉइंट डिफिनीशन में ऐड करते हैं, और हीट ऑफ वेपराइजेशन में बॉइलिंग पॉइंट का टर्म जो है यूज़ करते हैं। क्यों कि मेल्टिंग पॉइंट के वक्त सारी एनर्जी जो है सॉलिड से लिक्विड इसमें कंज्यूम होती हैं, और वेपराइजेशन के वक्त जो है हमारे पास एनर्जी जो है ये वेपर लिक्विड से गैसियस स्टेट में उसके कन्वर्जन में जो है सर्फ होगी, कंज्यूम होगी। तो ये था वेपराइजेशन, और इनकी जब हम रीज़न देंगे कि ये क्यों जो है हाई है वाटर का, तो वही सेम रीज़न होगा कि हम जो हीट प्रोवाइड करते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, तो तब वो एवापोरेट होंगे, वेपराइज होंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है तो इनके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। बिलो द बॉइलिंग पॉइंट हम एवापोरेशन का टर्म यूज़ करते हैं, और जब लिक्विड बॉयल हो रहा हो कोई भी लिक्विड तो उस वक्त वेपराइजेशन का टर्म यूज़ करते हैं उनके लिए। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन नंबर 1 इनको आप डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास एनर्जी की वो मकदार जब हम 1 ग्राम या 1 मोल को लिक्विड को वेपराइज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पर, तो उनके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी वो हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगी। और वाटर का हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू दूसरे लिक्विड के निस्बत जो है ज़्यादा है। रीज़न क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो हीट हम प्रोवाइड करते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ख़त्म करने में कंज्यूम होती है कि जब मॉलिक्यूल वेपराइज होगा तो तभी वेपराइज हो सकता है कि जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर गलबा हासिल करें, उससे हम ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करें कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल लंदन डिस्पर्जन फोर्स के निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो इसलिए दूसरे लिक्विड के निस्बत वाटर का हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यूज़ ज़्यादा होती है। और इनके लिए भी हम ये एनर्जी है तो जूल पर ग्राम या किलो जूल पर मोल, यानी अगर हम 1 मोल के लिहाज से डिफ़ाइन करते हैं कि 1 मोल को वेपराइज करना है तो किलो जूल पर मोल। इसी तरह अगर पर ग्राम हो तो जूल पर ग्राम, फिर यहाँ पर जो है ग्राम का यूनिट आएगा। इनके अलावा 5th नंबर है हाई बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का जो है दूसरे इक्वल मॉलिक्यूलर मास वाले जो लिक्विड है उनके निस्बत इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। तो इनका क्या रीज़न है? तो नंबर 1 बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कब इस्टेब्लिश होगा?
जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है ये इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनके इक्वल हो जाए तो फिर जो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो अब वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उनकी इवापोरेशन स्लो होगी, उन वाटर की वेपर जो है कम बनेंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी कम होगा। अब वाटर जो है ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा कि अपने वेपर प्रेशर को इक्वेट करे एक्सटर्नल प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो इसमें टाइम लगेगा और इस टाइम के वक्त जो है पानी जो है ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उनके नतीजे में पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होगा। तो मैंने क्या बताया कि नंबर 1 बॉइलिंग पॉइंट को आप समझें। बॉइलिंग पॉइंट कब इस्टेब्लिश होगा? जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। अब जो है पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है तो इनका एवापोरेशन स्लो होगा, इनके वेपर कम बनेंगे, इनका वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर टेक मोर टाइम टू इक्वेट द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर and the result water absorb more heat, so the water has high boiling point। तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होगा। इनके अलावा एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, इनको स्टडी करते हैं कि पानी का अनएक्सपेक्टेड अनयूजुअल बिहेवियर क्या है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम की सब्सटेंस को हीट ऑफ करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, क्योंकि हम उनके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है उनको ख़त्म करना चाहते हैं तो उनके बीच में जो है डिस्टेंस बढ़ेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो उसमें जो है एक्सपेंजन होगी। और जब कि सब्सटेंस को जो है ठंडा किया जाता है तो उनके पार्टिकल एक दूसरे के करीब आते हैं और कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब पानी में क्या होगा कि पानी को जब हम 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट अप करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और इसमें एक्सपेंजन होगा और एक्सपेंजन की वजह से जो है इनका जो डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर 0.958 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये बन जाती है। अब जब यहाँ 100 से 4 तक हम जाते हैं और इन्हें कूल डाउन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, वापस जो है डेंसिटी बढ़ जाती है और डेंसिटी हमें ऑलरेडी पता है कि डेंसिटी इक्वल टू m ओवर v, यानी जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो हमारे पास जब 100 से 4 तक जाते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो वॉल्यूम वापस डिक्रीज़ हो जाते हैं, मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन तो ये दोनों जो है 4 डिग्री सेल्सियस से 100 तक अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं या डिक्रीज़ करते हैं तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। ये इसमें एक्सपेंजन ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑन कूलिंग ये होगा। लेकिन जब हम 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे मज़ीद पानी को ठंडा करते हैं, टेम्परेचर ड्रॉप कर देते हैं, तो वाटर जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है ये एडॉप्ट कर लेता है। तो इसमें 9% एम्प्टी स्पेसेस जो है रह जाते हैं। ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल इस तरह, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इनका अपना 2 हाइड्रोजन है और इनके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए कनेक्ट होगा। ये इनके अपने हाइड्रोजन और इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए कनेक्ट होगा। इसी तरह इनके भी 2 हाइड्रोजन बना दें। ये इनके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अपने हाइड्रोजन है और इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए कनेक्ट है। तो इस तरह हेक्सागोनल शेप जो है इसमें 9% एम्प्टी स्पेसेस रह जाते हैं। तो डेली लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा कि हम फ्रिज में जो है हार्ड प्लास्टिक या प्लास्टिक की मटेरियल नहीं रखते। जो हार्ड प्लास्टिक स्पेशली होता है वो ब्रेक हो जाता है, या फ्रीज़र में जो कोल्ड ड्रिंक्स रह जाते हैं और वो सॉलिडिफाई होते हैं, ज़्यादा ठंडे होते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पानी मौजूद है कोल्ड ड्रिंक्स में और वो एक्सपेंड करेगा तो ग्लास जो है ब्रेक हो जाएगी। या फ्रीज़र में जो मेटल के बर्तन हम यूज़ करते हैं आइस बनाने के लिए, तो वो टेढ़े होते हैं
तो वो किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। या जो सर्द ममालिक होते हैं वहाँ पर रेडिएटर जो है फट जाते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा जो है ग्लाइकोल ऐड किया जाता है एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर। या आइस जो है फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, आप 9th क्लास में जो है पढ़ते थे, तो इनका वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है और डेंसिटी कम होती है आइस की, तो इसलिए ये सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर जो है फ्लोट करती है। इनके अलावा तो ये थे हमारे पास ये 6 प्रॉपर्टीज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फेज चेंज, एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंज जो है ये स्टडी करेंगे। आइस और इसमें जो है और क्या लॉजिक है, ओशन के ऊपर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े आइस स्पीसीज़ जो है तैरते हैं लेकिन वो डूबते नहीं। तो हिकमत ये है कि अगर ये इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती तो एक्वेटिक एनिमल इसके नीचे आते और ऊपर से जो है फिर मज़ीद बर्फ़ बनती। तो ये एक इंसुलेटिंग लेयर के तौर पर भी काम करता है, क्योंकि ये सपोज़ आपके पास ओशन है और यहाँ पर ये आइस पीस जो है इस तरह मौजूद है, तो इनका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब बाहर अगर -20 डिग्री सेल्सियस हैं तो थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक टेम्परेचर आपके पास जो है हाई पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाएगा, तो 0 से -20 की तरफ जाएगा, -20 से यहाँ पर नहीं आ सकता। तो ये आपके लिए एक इंसुलेटिंग लेयर के तौर पे जो है काम करेगा और पानी जो है मज़ीद नीचे जो है ठंडा नहीं होगा, तो यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज़ जो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो है यूनिक है दूसरे लिक्विड के निस्बत। थैंक यू।